आधी तुम हो आधा मैं, हम हैं जीवन की सुंदर लय। आधी तुम हो आधा मैं, हम हैं जीवन की सुंदर लय। एक दूजे के बिना अधूरे, साथ मिले तो हो गए पूरे। तुम पुरुष हो मेरी ढाल बनो, तुम पुरुष हो मेरी ढाल बनो, मैं स्त्री तुम्हारी शक्ति बनूं। पुरुषार्थ तुम अपना करते रहो, मैं सहज तुम्हारी भक्ति बनूं। ये जो पंक्तियां हैं, ये स्त्री पुरुष के सह अस्तित्व, जीवन में एक दूसरे की अहमियत, ज़रूरत और रिश्ते की खूबसूरती को बखूबी बयां करती हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों की खूबसूरती, पवित्रता और सार्थकता को लेकर अनगिनत वेद वेदांग लिखे गए हैं। हजारों किस्से हैं, हजारों कहानियां हैं, हजारों कहावतें, श्लोक, कविताएं और उद्धरण भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक पहलू है जो बेहद खूबसूरत है, पवित्र है, सार्थक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो बेहद खतरनाक और डरावना है, अलार्मिंग भी है। राजा सोनम, केतन सिया और सुरेंद्र मर्डर जैसे चर्चित मामलों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब ज़्यादातर केसेस में स्त्री पुरुष का संबंध पवित्र, खूबसूरत और सार्थक नहीं रह गया? क्या अंतरंग रिश्तों में हिंसा पहले से ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है? और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे इन सवालों को और भी बल मिल रहा है। तो इसलिए मैं रामकृष्ण गौतम अपनी साथी माही के साथ ये मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हम स्त्री पुरुष के संबंधों की बात क्यों कर रहे हैं और जो नए दौर में रिश्तों का हश्र सामने आ रहा है वो कितना खतरनाक है, कितना डरावना है। ये सब आगे आप समझते जाएंगे। तो एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट कहती है कि बीते करीब एक दशक में, यानी लगभग 10 साल में, पुरुषों के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जुड़े मामलों में 60 से 70% तक इजाफा हुआ है। वहीं हत्या या गंभीर हिंसा जैसे विचारों के साथ इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या भी महीने में 1-2 से बढ़कर 5 से 10 तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि बदलती सामाजिक परिस्थितियां, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, न्यूक्लियर फैमिलीज, रिश्तों में संवाद की कमी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से पैदा होने वाले टकराव कई मामलों में हिंसक सोच को जन्म दे रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी साफ कहते हैं कि अपराध को किसी एक लिंग या मानसिक बीमारी से जोड़कर देखना ना तो सही है, ना ही साइंटिफिक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको कुछ केस बताते हैं जिन केसेस की वजह से ये रिपोर्ट सामने आई है और इन केसेस ने समाज को डरा कर रख दिया। तो माही, क्या केसेस सामने आए हैं हमारे सामने? सर, सबसे पहला केस तो ये है जिसमें पत्नी ने खुद कहा कि उसके मन में ये डर है कि कहीं वो अपने पति की हत्या ना कर दे। ओह, बताइए। तो इसमें सर ये केस ऐसा था। मध्य प्रदेश के जाने माने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने बताया कि उनके पास ट्रीटमेंट के लिए एक कपल आया था। पत्नी की उम्र करीब 23 और पति की उम्र 25 साल थी। दोनों आईटी प्रोफेशनल थे। महिला ने खुद एक्सेप्ट किया कि उसके मन में कई बार अपने पति की हत्या करने जैसे विचार आते हैं और उसे डर है कि कहीं वो ऐसा कर ना बैठे। जांच में पता चला कि वो लंबे समय से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रही थी और उसके व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ समस्याएं भी थी। इसके बाद उसे ट्रीटमेंट के साथ कपल काउंसलिंग दी गई। पिछले 3-4 महीने से इलाज के बाद उसकी सिचुएशन में सुधार है और ऐसे हिंसक विचार अब उसके मन में नहीं आ रहे हैं। मतलब इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो लंबे समय से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रही थी। तो इसमें लड़का हो या लड़की, पहले भी कहा जाता था कि संवाद करना बहुत जरूरी दबा है। रखा था उसने। एक्सप्रेस योर इमोशंस अपने लव्ड वन के सामने या जिसको आप मानते जानते हैं उसके सामने। एक और केस मैं आपको बताता हूं। इसमें ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी पुरुष के नज़रिए से सामने आई है और उसका कहना ये था कि वाइफ की हत्या कर दूंगा और जेल चला जाऊंगा। तो बताते हैं कि क्यों ये सीन सामने आया। ये केस भी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी के पास ही पहुंचा था। उन्होंने एक और मामले का जिक्र किया और बताया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति इतना आक्रामक हो गया था कि उसने कई बार उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश भी की। सिर्फ सोचा ही नहीं, कोशिश भी की।
इलाज के दौरान उसने कबूल किया कि उसके मन में कई बार ऐसे थॉट्स आते थे कि पत्नी की हत्या कर देगा और फिर जेल चला जाएगा, और उसने हत्या की कोशिश की भी। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान उस व्यक्ति में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी समस्याएं सामने आई। जब उसका इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर त्रिवेदी ने जब इलाज चालू किया, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स उसमें समझ में आई। ट्रीटमेंट के बाद जो इम्पल्स कंट्रोल और मेंटल हेल्थ पर काम किया गया डॉक्टर त्रिवेदी की तरफ से, और बाद में जो फाइंडिंग्स आई, डॉक्टर त्रिवेदी ने साफ किया कि ऐसे मामलों के आधार पर सभी मानसिक रोगियों को हिंसक मानना गलत होता है। ये जो चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी वो कहीं ना कहीं इस वजह से चल रही थी कि उसको अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस की कमी थी, और इस वजह से उसको हो गया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब कुछ ऐसा मामला है जो बीते 68 साल 10 साल का रिकॉर्ड भी बयां कर रहे हैं, और जो हमने पहले यहाँ पर आंकड़ा बताया दर्शकों को कि 60 से 70% पुरुषों के मामले में इजाफा हुआ है मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना पे। तो इस पर भी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी का कहना है। क्या कहना है वो आप बताइए। हाँ, पर इससे पहले सर मैं आपको एक और केस बताना चाहूँगी बिल्कुल जो अभी बताओ। पुणे का लेटेस्ट मर्डर केस है, चर्चित है बेहद। उसमें भी वो जो लड़की है सिया, उसने जब पूछताछ में बताया कि उसके घर वालों को वो नहीं बता सकती थी, उसके लिए ज्यादा आसान था केतन को मारना, घर वालों को बताने की बजाय। मतलब ये देखिए आपकी संवाद की कमी थी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप में इतनी हिम्मत है कि आप किसी का मर्डर करने का प्लान बना सकते हैं, आप उसको मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन आप में इतना नैतिक साहस नहीं है कि आप खुलकर अपने पेरेंट्स से, अपने किसी खास व्यक्ति से अपने दिल की बात कह सके। तो ये सारा मामला वही है माही कि आदमी जो दबाता रहता है विचार, ख्याल, बातें अपने कलेजे में, वो कहीं ना कहीं बाद में एक बहुत विध्वंसक रूप ले लेती हैं, और जो ये केसेस हमने अभी बताए वो इन्हीं की जीती जागती बानगी हैं। तो खैर आप बताइए, जो पुरुषों वाला मामला है उस पर डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी क्या कहते हैं। उस पर सर इनका कहना है कि 7 से 8 सालों में उन्होंने पुरुषों के साथ होने वाली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जुड़े मामलों में करीब 60 से 70% तक की बढ़ोतरी देखी है। ओके। 60 से 70% ऐसे मामले बढ़े हैं सर। और उनके मुताबिक महिलाओं से जुड़े ऐसे मामले पहले भी आते थे, लेकिन अब पुरुष भी बड़ी संख्या में मानसिक और वैवाहिक प्रताड़ना का सामना करते हुए ट्रीटमेंट के लिए पहुंच रहे हैं। ओके। उन्होंने ये भी बताया कि पहले गंभीर आक्रामकता या हिंसक विचारों वाले मरीज होने में 1-2 आते थे, जबकि पिछले 2-3 सालों में ये संख्या बढ़कर हर महीने 5 से 10 हो गई है। तेजी से बढ़ रही है हाँ, संख्या। इसमें शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा के मामले भी शामिल है। बिल्कुल। तो ये केसेस आपने सुन लिए, कुछ आंकड़े आपने सुन लिए, अब इसकी वजह पर चलते हैं। तो ये तो किसी से ये बात नहीं छिपी है कि सोशल मीडिया एक बड़ी वजह है। सोशल मीडिया वरदान भी है, अभिशाप भी है। वरदान कैसे है, इसकी मिसालें भी आपको मिलती रहती हैं, लेकिन अभिशाप ऐसे है कि सोशल मीडिया का जो असर व्यक्तिगत मानसिकता पर पड़ रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिलीज़, विखंडित परिवार जो हैं वो ज़्यादा संख्या बढ़ गई है। बड़े बड़े परिवार अब नहीं रहे। जॉइंट फैमिलीज़ जो पहले हुआ करती थी वो अब कम हो गई है। लड़का लड़की कहीं बाहर काम करते हैं, शादी कर लिया, साथ रहते हैं, तो इस वजह से उनको ना बड़ों का मार्गदर्शन मिल पाता, ना परिवार का सपोर्ट मिल पाता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही एक दूसरे के प्रति इस तरीके का भाव रखते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। कि कभी कभी सर मतलब बच्चे बताना चाहते हैं पर माँ बाप भी उनके रूल्स रेगुलेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं सर। देखिए, ये डिपेंड करता है कि उन्होंने बच्चे को क्या परवरिश दी है, बच्चे ने किस तरह की लाइफ स्टाइल अपनाई है। वो सुनना ही पसंद नहीं करते, उसके पहले उसको इतना डरा देते हैं। ये कुछ अपवाद हो सकता है माही, लेकिन बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो सुनते हैं बच्चों की बात को। वो नहीं, अब क्या सिया अगर अपने परिवार को बात बताती तो क्या परिवार उसकी बात नहीं सुनती? सारे ऐसे नहीं है, वही कह रहा हूँ। तो देखिए, अपवाद भी हो सकते हैं। तो वही आ रहे हैं, हम उसी चीज पे आ रहे हैं। तो एक्सपर्ट के हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी के मुताबिक ये जो मैं आपको वजह बता रहा हूं उस पर चलते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण एक साथ काम कर रहे हैं।
सुनिएगा गंभीरता से कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण। तो जो अभी आपने परिवार की बात बताई ना, वो सामाजिक हो सकता समाज का है। प्रेशर जो सिया का मामला था ना, वो मनोवैज्ञानिक था, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि यार मैं कैसे बताऊं, तो उसको मर्डर करना ज्यादा इजी लगा। ये साइकोलॉजिकल। सर वो सामाजिक भी तो जुड़ा है ना? सामाजिक तो है ही। हाँ। अगर हम सिया की दृष्टिकोण से देखें उसके माँ बाप तो के उसके दृष्टिकोण, दिमाग में उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी थी, डॉक्टर ने भी ये कहा, एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि उसके दिमाग में नैतिक साहस उसके अंदर था ही नहीं, इसलिए वो इस यहां तक आ गई कि उसने मर्डर करने का इवन वो ये भी सर्च कर रही थी कि राजा रघुवंशी के केस Exactly, कैसा हुआ exactly. था। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण है ना, कैसे महिला को जब होता है ये सब तो कैसे बचा जाए, कैसे मर्डर किया जाए, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई, जेल में रखा जाता है। बिल्कुल। तो यही कुछ चीजें डॉक्टर त्रिवेदी भी बताते हैं कि सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, परिवारों का संयुक्त से न्यूक्लियर होना, पूंजीवाद का दबाव यानी मटेरियलिज्म, पैसा, और मनोरंजन माध्यमों में अपराधी प्रवृत्ति वाले पात्रों का महिमा मंडन लोगों की सोच को प्रभावित कर रहा है ना? हम वेब सीरीज या टेलीविजन शोज या फिर हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई व्यक्ति है निगेटिव, लेकिन उसकी कहानी हमको ऐसे बताई जाती है जैसे वो 30 मार खा हो, कहीं का कोई राजा महाराजा हो, कहीं का कोई महापुरुष हो वो। तो ये भी एक वजह है। डॉक्टर त्रिवेदी आगे कहते हैं कि पहले फिल्मों के नायक रोमांटिक हुआ करते थे, रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, जिम्मेदार हुआ करते थे, सहज हुआ करते थे, सरल हुआ करते थे, किसी की बात पे रिएक्ट बाद में करते थे, पहले रिस्पॉन्ड करते थे, यानी लोगों की समस्या हमारे नायक की समस्या होती थी। पर अब नायक को किसी की समस्या से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, फिर आज उसके लिए उसको क्राइम ही क्यों ना करना पड़े। तो ये भी एक वजह है। अब अधिकांश जो कैरेक्टर हैं, लोकप्रिय कैरेक्टर हैं, वो ग्रे शेड वाले हैं, निगेटिव हैं। अपराध करने वाले पात्रों को भी अब नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अपराध के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती दिखाई देती है। इसका भी असर जैसे अभी लड़की या लड़के के दिमाग पर होता है। सर वो मूवी रणवीर कपूर की थी ना, कौन सी? एनिमल। यस। तो इस पर अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर जो डॉक्टर त्रिवेदी कह रहे हैं ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। नहीं सर, वो नायक वाली बात एग्जैक्टली वही कह रहा हूं ना कि वही ये कनेक्टेड है। डॉक्टर त्रिवेदी ये कहते हैं कि हर आरोपी जो इस तरीके का क्राइम कर जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो मानसिक रोगी नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो मानसिक रोगी ही हो। अपराध को अपराध की तरह ही देखना चाहिए। ऐसे लोगों को सीधे सीधे मानसिक मरीज कहना उचित नहीं होगा। ऐसा करना कई बार अपराध को मानसिक बीमारी के पीछे छिपाने जैसा हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल ट्रेड्स, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन या नशे की लत जैसी समस्याएं भी पाई गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मानसिक रोगी हिंसक होता है या हर हिंसक अपराध मानसिक बीमारी की वजह से होता है। डॉक्टर त्रिवेदी आगे कहते हैं कि मेंटल हेल्थ क्राइम को समझने में मदद कर सकता है, लेकिन क्राइम का मकसद सिद्ध नहीं कर सकता। ये बड़ी बात है। ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। अब कुछ और कारण हैं, वो भी आप बता दीजिए। सबसे पहले तो सर इसमें दे रखा है रिपोर्ट में कि वैवाहिक तनाव और लगातार विवाद, मतलब लगातार झगड़े। तो सबसे पहले तो बदला लेने की सोच आ जाती है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध, आर्थिक लालच, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बिल्कुल, सोशल मीडिया और डिजिटल प्रभाव, संयुक्त परिवारों का टूटना, परिवार दो से ज्यादा लोग, न्यूक्लियर, बिल्कुल सही बात है, नशे की लत, ना स्वीकार ना कर पाना, रिजेक्शन नहीं झेलना, यस बिल्कुल बिल्कुल, घरेलू हिंसा का बढ़ता दायरा, अपराध की पूर्व योजना जैसे सिया ने बनाई थी सर, यस, कानूनी या सामाजिक परिणामों का गलत आकलन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब कुछ और यहाँ पर चीजें सामने आई हैं, कुछ टर्म सामने आए हैं, कुछ नए जमाने के हिसाब से। डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जैसे अंतरंग रिश्तों में होने वाली हिंसा को मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, IPV। ओके, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। त्रिवेदी जी के मुताबिक ऐसे मामलों में मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग, बदला लेने की भावना और लगातार अपमानित करना भी हिंसा का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पुरुषों के साथ होने वाली हिंसा को लेकर पर्याप्त डॉक्यूमेंटेशन और स्टडी नहीं होने से नीतिगत स्तर पर भी कमियां बनी हुई हैं। तो ये बहुत अहम पॉइंट है। अब आते हैं ना सुनने वाली जो बात है ना, कि हम रिजेक्शन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते, किसी भी चीज़ को लेकर हम इतने
हाइपर क्यों हो जाते हैं? जस्ट उस ना के पीछे की मंशा भी समझनी होती है। तो ना को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं उसमें एक अलगाव देखा जा रहा है स्त्रियों की तरफ से, ये कहते हैं डॉक्टर त्रिवेदी, और ये रिपोर्ट भी यही कह रही है कि कई परिवारों में यूथ को अपनी असहमति व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। जो आप कह रही हैं ना कि फैमिली में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो ये वही खासकर पॉइंट लड़कियों को है, खासकर यही कह रहे हैं। रिपोर्ट भी यही कह रहा है। क्योंकि सर मेरी भी ऐसी फ्रेंड से डिस्कशन होता है, बिल्कुल बातें बिल्कुल, करते हैं, रिपोर्ट तो में पता यही चलता बात है। खासकर महिलाओं पर परिवार की प्रतिष्ठा दबाव बनाए ज्यादा रखने रहता का है, सर। दबाव ज्यादा रहता है, जिससे वो अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती और बाद में कोई सोनम बन जाती है, कोई सिया बन जाती है। अब ऐसे कुछ मामलों में गंभीर मानसिक तनाव और आपराधिक प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं। रिपोर्ट ने साफ चेतावनी दी है। डॉक्टर त्रिवेदी भी कहते हैं कि समाज को स्वस्थ तरीके से रिश्ता समाप्त करने यानी स्वस्थ अलगाव को भी स्वीकार करना होगा। अगर चलिए शादी हो भी गई लड़के लड़की की, और अगर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो परिवार को उनको इतना प्रिविलेज देना चाहिए कि वो आकर दोनों बैठ के अपने अपने परिवार में बात कर सकें और कह सकें कि हम एक स्वस्थ अलगाव चाहते हैं और अब हम ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा समाधान भी हो सकता है माही, कि आप कुड़ते रहें, मन में विचार बनाकर आप किसी के लिए साजिश करें, षड्यंत्र करें, आप योजनाएं बनाएं और सिया की तरह किसी केस को अंजाम दें, सोनम की तरह किसी केस को अंजाम दें, तो इससे एक परिवार नहीं टूटता है, इससे कई परिवार टूटते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा हर रिश्ते का सफल होना ज़रूरी नहीं है। कहीं नहीं लिखा है कि हर रिश्ता सफल ही होगा, निभाने पर निर्भर करता है कि आप किस तरह निभाते हैं। फिर यहाँ पर आपको कई बार सामाजिक वर्जनाओं की भी बात आती है कि यार उन वर्जनाओं में हम फंसे हुए हैं, परिवार का सम्मान है, परिवार की प्रतिष्ठा है। तो ये वही बात है, एक्सेप्टेड, मतलब जो स्वीकार्यता है। सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिम्मेदारी से भी लोग भागते हैं, बिल्कुल भागते हैं, कमिटमेंट से बिल्कुल भागते भागते हैं। हैं। तो वही है ना कि हर रिश्ते का सफल होना जरूरी नहीं है, और जब दो लोगों के बीच लगातार टकराव हो तो सम्मानजनक अलगाव भी एक विकल्प हो सकता है। इस पर भी फैमिलीज को भी सोचना चाहिए और जो कपल हैं उनको भी सोचना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जो बात आ रही है ये सामाजिक और मानसिक बंधन वाली बात है। ये जो मनोविज्ञान तेजी से बदल रहा है उसके रीजंस भी हमने आपको बताए, और इसके अलावा स्त्री पुरुष का रिश्ता कितना खूबसूरत है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अनगिनत प्रसंग, अनगिनत मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिससे साबित हुआ है कि स्त्री पुरुष किस तरह एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि सृष्टि ही इन दोनों की वजह से चल रही है। अब नए दौर के हिसाब से जो परिवर्तन यहाँ पर आ रहे हैं वो परिवर्तन वाकई बहुत डरावने हैं और हमारे लिए अलार्मिंग है। तो यहाँ पर आपसी तालमेल, संवाद, भावनाओं की कद्र, एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी रिश्ते में, परिवार में एक लड़की और एक लड़के के बीच अच्छा सामंजस्य है, अच्छा तालमेल है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर त्रिवेदी ने भी जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक हम इस डिसऑर्डर से, इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और सर मैं अभी 2-3 दिन पहले ही आपसे बोल रही थी कि कंपेनियनशिप यस, तो यहाँ पर कंपेनियनशिप की भी ज़रूरत है। कंपेनियनशिप का मतलब है जहाँ पर एक दूसरे के प्रति समझ अच्छी हो। कहते हैं ना कि हमने तो सोचा है और सामने वाला समझ गया। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी और उसने आधे घंटे बाद लाकर दे दिया। लड़का लड़की दोनों में ये चीज़ हो सकती है। दो दोस्त के बीच अच्छी कंपेनियनशिप हो सकती है। हमारे कैमरामैन हैं सईद सर के साथ हमारी एक अच्छी कंपेनियनशिप पहले रेडी रखते हैं, वो हमारी सारी चीज़ें रेडी रखते। तो निजी जिंदगी में और व्यावसायिक जिंदगी में, यानी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप से कहीं ज़्यादा कंपेनियनशिप अहमियत रखती है, क्योंकि देखिए आप कहाँ से आई हैं, बाहर से आई हैं आप, हम भोपाल में मिले, एक ऑफिस में हम काम करते हैं। अब अगर आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, मेरी टीम की आप सक्रिय साथी हैं, तो आपकी कुछ निजी ज़रूरतों का भी मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। आपको भी मेरी कुछ निजी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कई बार होता है हम साथ में लंच करते हैं, साथ में डिनर करते हैं, टी कॉफ़ी हम साथ में पीते हैं, इस दौरान हमारी कुछ ऐसी बातचीत होती है जो ऑफिस से अलग होती है, तो हम एक दूसरे को इमोशनली समझने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी एक लंबी यात्रा रही है पत्रकारिता में, तो अगर मैं दफ्तर में बीमार हो गया हूँ तो मेरे साथी ही मुझे अस्पताल लेके गए हैं। कई लड़कियां हमारे साथ साथी रही हैं, उनको हम अपने साथ
अस्पताल लेके गए, उनका घर गए, घर छोड़ने गए, उनका ध्यान क्योंकि यहाँ रखा। पर फैमिली नहीं है ना। बिल्कुल। तो फैमिली कोई भी हो सकता है, फैमिली ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप भाई बहन पति पत्नी ही फैमिली हो। फैमिली ये भी है हमारी फैमिली, सईद भाई भी हमारी फैमिली है, हम भी उनकी फैमिली है, क्योंकि हम ऑफिस में उनके साथ 6 से 8 घंटे हम लगातार बिताते हैं। इतना समय हम फैमिली अपने से ज़्यादा। परिवार के साथ भी नहीं बिता पाते। तो दफ्तर हो या घर हो, जो फॉर्मूला है कि एक दूसरे का आदर कीजिए, मान सम्मान बनाए रखिए, और प्यार से कहीं ज़्यादा सम्मान मायने रखता है, तभी आप कंपेनियनशिप की तरफ जा पाएंगे। और एक बार अगर कंपेनियनशिप डेवलप हो गई तो निश्चित तौर पर है कि एक इंसान के तौर पर भी और एक लड़का या लड़की के तौर पर भी एक दूसरे के प्रति आपका मान सम्मान, आपका आदर बना रहेगा। और यही कुछ बातें इस रिपोर्ट में भी सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में डराया भी गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में रास्ता भी बताया गया है। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और हमारी खबर आपको कैसी लगी, हमें आप कमेंट कितने करके सहमत है इस रिपोर्ट से, वो भी बिल्कुल बता सही बात सकते है, हैं आप भी बताइएगा। और अगर आपको कुछ ऐसे केसेस पता हों तो आप बिल्कुल, स्वागत है आपका, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और इस तरह की और भी खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।